जय श्री राम। थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। अलग अलग स्टेट में कांस्टेबल की जगह आ रही है, मध्य प्रदेश में अभी आई है, दिल्ली में। तो हम लोग यूट्यूब पर एक लगभग एक सवा घंटे की रोज़ एक क्लास देने लेंगे, जिसमें हम लोग कांस्टेबल के मैथ्स के पेपर की तैयारी करेंगे। पेपर का लेवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहेगा, थोड़ा कभी कभी उससे हाई लेवल पर भी पढ़ेंगे, जिससे अगर पेपर टफ आता है तो हमें कोई असुविधा ना हो। तो टारगेट आप समझ गए, हर स्टेट का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसको टारगेट करेंगे। अभी फ़िलहाल एमपी और दिल्ली में एग्ज़ाम है, तो वो तो हमारा टारगेट है। ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर लेंगे। जैसे आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास ले रहा हूँ, कल किसी और टॉपिक की लूँगा, परसों किसी और टॉपिक की लूँगा। रेगुलर क्लास होगी, और रोज़ आप जब क्लास में आएंगे तो एक अच्छा रिवीजन आपको शेड्यूल मिलेगा। पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको इस क्लास को लेके बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस क्लास को लेके हमने क्या किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा पेपर आउट, तो आप बिल्कुल यकीन मानिए पेपर आउट ही है ये। हम लोग अगर रोज़ 10-12 क्वेश्चन लगाते हैं, 15 क्वेश्चन रोज़ लगाते हैं, तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादातर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए विलम्ब नहीं करते, सीधे क्लास शुरू करते हैं आज की। और रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं। आपको अलग अलग लॉजिक से उन क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगा। आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, जो नहीं बना सकते देखिए। पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा जिसमें जो नया बच्चा है वो भी एडजस्ट कर जाए, उसको नए नए लॉजिक सीखने को मिलेंगे। जो पुराना स्टूडेंट है, जो तैयारी करा हुआ स्टूडेंट है, उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। और हो सकता है कुछ नई अप्रोच में आपको देने में सफल हो जाऊं, आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए बी का रेशियो दिया है 3:4, और बी सी का रेशियो दिया है 6:7, और सी डी का रेशियो 14:12। तो बी और डी का रेशियो क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो सी डी का रेशियो है, सी डी का रेशियो है, इसको हम कर सकते हैं 2 से काटने 7:6। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, है ना। तरीका नंबर एक देखिए क्या है। आपको दे रखा है ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, और सी डी का रेशियो। ठीक है, तो ए बी का रेशियो दिया है 3:4, तो हमने लिख दिया 3:4। बी सी का रेशियो दिया 6:7, तो हमने लिख दिया 6:7। और सी डी का रेशियो 7:6, 14-12 को हमने 7-6 लिख दिया, तो ये हो गया 7:6। ठीक है, इस तरह से हमने जमा लिया। अब देखिए आगे, यहाँ 4 है तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। 7 के आगे 7 लिखेंगे और 6 के पहले 6 लिखेंगे। यहाँ 7 के पहले 7 लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जमा लेते हैं। और फिर आप देखिए, हमें निकालना है बी और डी का रेशियो, तो केवल बी और डी को टारगेट करते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, 6, 7। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, 7 और 6। तो देखो, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7, 6 से 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1:1। तो जिन साथियों का 1:1 आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। तो एक तरीका तो इस सवाल को करने का ये है। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को करने के जितने तरीके होंगे वो सारे तरीके बताता जाऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप यूज करिएगा। चलिए, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है वो मैथमेटिकल लॉजिकल तरीका है, और वो ये है कि आप देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है आपको? 3:4। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:4। बी अनुपात सी आपको कितना दे रखा है? 6:7। 6:7। और सी अनुपात डी आपको दे रखा है 7:6। ये दे रखा है आपको 7:6। तो करते क्या है, जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको एक सा करने की कोशिश करते हैं। कॉमन वैल्यू क्या है? जैसे सी, तो सी यहाँ पर भी 7 है और सी इस रेशियो में भी 7 है, तो 7-7। तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 6, तो यहाँ बी की वैल्यू अलग है, तो इनको एक सा करना पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12।
तो भाई इसको 12 करने के लिए हम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया। अब इस 6 को भी 12 बनाना है। पहले रेशियो में बी जो टर्म है उसका टोटल मान 12 हो गया, तो दूसरे रेशियो में बी का मान भी 12 होना चाहिए। तो 6 को 12 करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो बी 12 हो गया, लेकिन सी हमारा 14 हो गया। अब यहाँ पर सी कितना है, 7, यहाँ पर कितना हो गया 14। तो 7 को फिर 14 बनाने के लिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस स्थिति में बी का मान यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, सी का मान यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14। अब ये बैलेंस हो गया। अब आप बी की वैल्यू और डी की वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो बी का मान कितना आया था, बी का मान आया है 12, और सी का मान यहाँ पर कितना आया, डी का सॉरी, 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 आ गया। तो आंसर हो गया 1:1। गणित में एक क्वेश्चन को आप कई प्रकार से बना सकते हैं। मैं आपको वो सभी तरीके बताऊंगा जिसमें आप कम समय में आंसर ले आए। तो इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं, लेकिन आप यही 2 तरीके अपनाएं, या तो पहले वाला तरीका या ये दूसरे वाला तरीका। ठीक है, सबसे फास्ट आंसर इसी ऐसे आएगा। तो आंसर दोनों ही परिस्थितियों में आ रहा है 1:1। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, दोनों लॉजिक आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, लगभग वही पैटर्न है, और ये ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ एमपी पुलिस 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब आपको इसमें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान 2:7 दे रखा है। ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:7, और ए अनुपात सी का मान दे रखा है, ए अनुपात सी का मान दे रखा है 2:5। अब आप ये देखो, ए की वैल्यू यहां पर भी 2 है, ए की वैल्यू यहां पर भी 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, और यहां पर भी ए की वैल्यू 2 है। तो दोनों ही रेशियो में जो ए टर्म है वो सेम है। इसका मतलब यहां सब कुछ बैलेंस है। इसका मतलब हम बोलेंगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5 है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है ए प्लस बी का रेशियो, किससे, ए प्लस सी से, ए प्लस सी से। तो ए की वैल्यू तो 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, और ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 5। तो आंसर कितना हो गया 9:7। तो जी हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन 9:7। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एमपी पुलिस में ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन आते हो, बहुत सरल आते हैं, बीच के लेवल के भी आते हैं। और आज की क्लास को जब आप लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको डिफिकल्टी लेवल भी उसका ठीक ठाक मिलने लगेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में मिल जाता है। तो अंडर एस्टिमेट मत करिए एग्जाम को। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। इजी लेवल, बीच का लेवल, हाई लेवल, तीनों तरह के लेवल आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा रेशियो का है, एक बहुत प्यारा सा लॉजिक है इसमें, और वो हम देखेंगे। आपको बोला गया है 2a इजिकल टू 2b 4b इजिकल टू 5c, और 550 को हमें एबीसी में डिवाइड करना है। तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए आप समझिए क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है 2a बराबर 4b बराबर 6c। अब आप जानते हैं ये तीनों वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू के तो बराबर हैं, है ना। नॉर्मली स्कूल में हमने से सोचा क्या करते थे स्कूल में, हम कांस्टेंट के बराबर इसको मान लेते थे। लेकिन यहाँ कांस्टेंट के नहीं मानेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू के नहीं लिखेंगे, हम के की जगह हम एक ऐसी वैल्यू लिखेंगे, के की जगह हम एक ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो 2 से भी कटती हो, 4 से भी और 6 से भी। तो 2, 4 और 6 से कटने वाली संख्या मतलब इनका एलसीएम कितना 12। तो अगर हम इसको 12 लिख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की जगह क्या 12, तो आप देखो जब 2a इजिकल टू 12 तो a का मान 6 होगा कि नहीं होगा, 4b इजिकल टू 12 तो b का मान 3 होगा कि नहीं होगा, 6c इजिकल टू 12 तो c का मान 2 होगा कि नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया हमारा a b और c का रेशियो। ठीक है, ये छोटी सी बात है, लेकिन जब हम लेवल 2 क्वेश्चंस पे जाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारी स्पीड को बढ़ा देती हैं। तो एबीसी का रेशियो आ गया है, और आपको इस रेशियो में बांटना है 550 रुपीज़ को, और बताना है कि इस पे कितना पैसा है।
तो बांटना तो अब सब जानते ही होंगे, 6 3 9 2 11, 11 यूनिट है टोटल, जबकि टोटल कितना है 550 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 50 रुपए। तो आपको वैल्यू निकालनी है 6 यूनिट की, 3 यूनिट की और 2 यूनिट की। भाई 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 300, ये हो गया 150 और ये हो गया 100। तो आंसर इज 300, 150 और 100, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, शुरुआत धीरे धीरे हम इजी इजी क्वेश्चंस को लेते जा रहे हैं। पेपर के क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही कुछ पेपर आपको आने वाला है ना। पेपर का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलने वाली है आज की। चलिए, तो ये था आज का तीसरा क्वेश्चन, और बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। चलिए, तो क्वेश्चन है x+2y, x+2y और y-2x, इसका रेशियो आपको दे रखा है 5:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हिंदी में बोलते हैं कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत शानदार एक टेक्निक होती है इन ईयर बनाने की क्वेश्चंस की, और ये हमारे अर्थमेटिक में बहुत जगह यूज होता है। डायरेक्ट एक तरीका तो ये है कि 1 का गुणा इसमें करो, फिर 5 का गुणा इसमें करो, इनको बराबर बराबर रखो और फिर जोड़ लो। तो आप ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2y बराबर 5y-10x। फिर x को इधर लाओगे तो ये 11x हो जाएगा, 2 को उधर लाओगे तो ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/11। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप इन ईयर बना सकते थे, कैसे भाई, x का गुणा इसमें किया x आया, 5 का गुणा इसमें किया 10x आया। जब साइन अपोजिट होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो देखो x और -10x, तो -10x चूंकि साइन अलग है तो उसको जोड़ दो, तो x और 10x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब ये हो गया, एक का गुणा करेंगे 2y और इसका मतलब हो गया 5y, और सेम साइन पर डिफरेंस लेते हैं, तो 5y और 2y का अंतर कितना होता है, 3y। तो 11x इज इक्वल टू 3y। तो इस वाली लाइन को हम स्किप भी कर सकते हैं। जब आप एक रूटीन बैच में आते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और एग्जाम में यही छोटी छोटी जो चोरियां हैं लिखने से जो बचते हैं, एक एक लाइन बचा के हम बहुत टाइम बचा लेते हैं। तो x और y का रेशियो आ गया 3:11। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है x² प्लस y² अपॉन XY-x² की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो साथियों देखो, इसमें क्या करते हैं, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, y की जगह 11 रखेंगे तो 121 अपॉन x इंटू वाई, 11 × 33, 33 हो जाएगा, 11 11 3 का, और x², 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये हो गया 9। तो भाई ऊपर कितना आया, ऊपर आ गया 130, ऊपर आ गया 130, और 33 से 9 जाएगा तो बचेगा आपका, कितना बचेगा, 24। 33 से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 24। तो अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 65/12। और ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो शुरुआत के क्वेश्चन बड़े सीधे सीधे सरल सरल क्वेश्चन, और जो लोग प्रैक्टिस क्लास में हैं अभी इसमें, वो तेजी से इसका आंसर दे रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आ भी नहीं रही होगी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, और आज की क्लास के आखिरी में वही क्वेश्चन है। तो क्लास के आखिरी तक बने रहिए, और बढ़िया शानदार लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये था आज का चौथा क्वेश्चन, और बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पे। थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं वो अपनी स्पीड बढ़िया मेंटेन करें और आंसर देते जाएं। तो क्वेश्चन है कि a/b इज इक्वल टू 2/5 और b/c इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है a² प्लस c² अपॉन a² माइनस c²। ठीक है, चलो जरा देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है। देखो, अगर हम रेशियो को देखते हैं तो a का मान यहाँ पर 2 है, और यहाँ b का मान 5 है, यहाँ b का मान 4 है और c का मान 5 है। अब देखो, b की जो वैल्यू यहाँ पर है, आप ध्यान दीजिए,
जो वैल्यू बी की यहाँ पर है 5, वही वैल्यू यहाँ पर, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है 4, ये तो गलत है। बी का मान इस जगह पर जितना है उतना ही इस जगह पर होगा। ऐसा होगा तभी इनको हम कनेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, 5 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। तो 5 को और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो इसको 20 करने के लिए इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 20 हो जाएगा। और 4 को 20 करने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/20। और यहाँ बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20/25। अब हम क्या बोल सकते हैं, बी का मान यहाँ पर भी 20, बी का मान यहाँ पर भी 20। तो ए का मान कितना है 8, और बी का मान कितना हो गया, दोनों ही जगह 20 है, कनेक्ट कर सकते हैं 20। और सी का मान कितना हो गया 25। तो हमने रेशियो की टर्म को बैलेंस करके ए बी सी की वैल्यू को निकाल लिया। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 8 का स्क्वायर है 64, प्लस सी स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ठीक है, और ए स्क्वायर 64 माइनस सी स्क्वायर 625 हो गया आपका। ठीक, चलिए। तो कितना आया, 5 4 9 6 2 8 6 8 9, तो ऊपर आ गया, नीचे माइनस का साइन आएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, और ये आपका 5। तो ये आ गया 689/561। अब ये संख्या जिससे, अच्छा माइनस में तो केवल एक ही वैल्यू है बी वाली, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अच्छा ये कटना किससे चाहिए हमारा, ये किसी से कट रहा है क्या, 689। कहीं कोई गलती तो इसमें है नहीं, और आंसर भी मेरे ख्याल से ए स्क्वायर है, तो ये 6, ए की वैल्यू 8 आई है, ये 64 हो गया, सी स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर हो गया। और कहीं ना कहीं ये टाइपिंग एरर है हमारा, ये आपका कहीं ना कहीं वैल्यू में कुछ एरर है, इसका आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा। माइनस में हमारी यही वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू कट नहीं रही है, ये वैल्यू हमारी कहीं से भी कटती हुई नज़र नहीं आ रही है। चलिए, तो एक बार मैं ओरिजिनल सीट में इसको चेक कर लेता हूँ, ओरिजिनल सीट में इसको एक बार चेक कर लेते हैं, और कहीं एरर होगा तो उसको संभाल लेंगे। हाँ, कुछ गड़बड़ है इसमें, अदरवाइज हम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा लैंग्वेज है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन हमारा है 70 to 100 रुपीज़ है हमारे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको ए बी और सी के बीच में। और कैसे करना है कि क्रमशः 20 50 70 और 60 रुपये उनसे ले लिए जाते हैं। पहले तो हमने 70 to 100 रुपीज़ को इन चार लोगों में बांट दिया, और फिर इन लोगों से पहले व्यक्ति से 20 रुपये, फिर 50, फिर 70, और चौथे से 60 रुपये हमने वापस ले लिए। तो जो प्राप्त राशि है, उन चारों को जो पैसा मिल रहा है, उसका रेशियो हो जाता है 4:3:2:1 हो जाता है। और आपको बताना है कि सी के पास सबसे पहले कितना पैसा था। तो देखो, जब आपने 20 रुपये वापस ले लिए ए से, 50 रुपये बी से, 70 रुपये सी से, और 60 रुपये डी से, तो आप देखो आपने कितना रुपया वापस ले लिया, ये हो गया आपका 50 70 70 140, और ये 200 रुपये आपने वापस ले लिए। इसका मतलब 7200 रुपये बांट के आपने 7200 रुपये बांट के 200 वापस ले लिए, तो बांटे आपने कितने, 7000। और जो 7000 रुपये बांटे ना, उस 7000 रुपये को का अनुपात क्या है, एबीसी को 4:3:2:1। ठीक है, 7200 रुपये बांटे आपने, और जो चार लोगों को बांटे हैं उनसे थोड़ा 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 करके 200 रुपये वापस ले लिए।
इसका मतलब इफेक्टिवली जो राशि बटी है वो कितनी बटी है, 7,000 रुपये बटी है। तो और उस बटी हुई राशि का अनुपात दिया है 4:3:2:1। तो आपको बताना है कि सी को कितना पैसा प्रारंभ में मिला था। तो सी का यानी 2 का शेयर हमको निकालना है। तो देखो 4 और 3 7 और 7 और 3 10, 10 यूनिट का मतलब आपको दे रखा है 7,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 700 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब होगा 700। तो 2 यूनिट का मतलब, क्योंकि सी के पास तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 1400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि सी के पास बच रहे हैं 200 रुपये। कब बच रहे हैं, जब सी ने 70 रुपये वापस कर दिए। इसका मतलब सी को शुरुआत में कितने दिए होंगे, 1400 तो बचे और 70 वापस ले लिए थे। इसका मतलब 1470 रुपीज जो थे वो सी को इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। क्लियर है भाई, है ना। तो आप देखो, आपने अगर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग टीचर कहीं से पढ़े होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी ऑफलाइन क्लास में कराए गए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लास आपने लिए। तो पेपर तो वहीं से आता है जो हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ नया नहीं आता। थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है, और इस तरह की क्लासेस का एडवांटेज ये है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस क्लास लेना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एक स्कूटर एक रेडियो की कीमत जो है वो 7:5 के अनुपात है। ठीक है, तो जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है, 7:5, स्कूटर और रेडियो। अच्छा, वो कह रहे हैं यदि स्कूटर की कीमत रेडियो से 4,000 रुपये अधिक है, कीमत का डिफरेंस कितना दिया है, 4,000 रुपये। तो स्कूटर की कीमत बता दो। भाई स्कूटर की कीमत बता दो। स्कूटर की रेशियो में स्कूटर की कीमत 7 रुपये है, और रेडियो और स्कूटर की कीमत कितनी है, स्कूटर की 7 है और रेडियो की कितनी है, 5 है। अब रेशियो की टर्म के हिसाब से इनका डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। जबकि वास्तव में डिफरेंस कितना दिया है, ये डिफरेंस दिया है 4,000 रुपये का। तो आप बोलोगे 2 यूनिट का मतलब 4,000 रुपये, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 2,000 रुपये। तो आपको तो 7 यूनिट का मतलब निकालना है। तो 7 यूनिट का मतलब हो जाएगा 14,000 रुपये। तो आंसर आपका कितना हुआ, 14,000 रुपये। ठीक, बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ, क्लास के आखिर तक आते आते आपको ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये मत सोचना कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो इजी होगा। इसमें तीनों लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ हाई जाता है, इसका मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको सही करके आना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि ये एसएससी का सीजीएल का पसंदीदा क्वेश्चन है ना। अब कांस्टेबल में पूछा है, 2023 कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सीजीएल के लिए ये पसंदीदा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है सीजीएल एग्जाम में। तो चीजें वही हैं, चाहे एग्जाम कोई भी होता रहे, क्वेश्चन वहीं से इधर से उधर होते रहते हैं। तो प्रिपरेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन लगभग एक जैसी होती है। चलो, वो कहते हैं कि जब एक्स को 11, 19, 20 और 32 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, वो समानुपाती होती हैं। ठीक है, इसका मतलब 11 में एक्स जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस एक्स हो जाएगा। 19 में एक्स जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 20 में एक्स जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। और 32 में एक्स जोड़ दोगे तो ये 32 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये संख्याएं प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब इसको ऐसे ही सजाया जाएगा भैया, ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहली दो संख्याओं का अनुपात और आखिरी दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है भाई। अब इसको सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता, मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, और महीने भर तक रोज क्लास लूंगा आपकी और ऐसी चीजें आपको बताता जाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ये मान के चलिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे अर्थमेटिक में बहुत आते हैं और इसकी टेक्निक्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्वेश्चन चला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, थोड़ा टाइम खराब करेगा ये आपका। बना तो आप लोगे, लेकिन उस बनाना ना बनाना एक ही बात है, अगर समय ज़्यादा लग जाता है।
तो यहाँ पर करते क्या है भाई, देखो इसको आप ध्यान से देख लेना, जो लोगों को आता है बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात, अच्छी तैयारी है आपकी, और जिनको नहीं आता वो सीख लो। देखो क्या करते हैं, 11 और 19 का अंतर कितना है, 8, और इधर 20 और 32 का अंतर कितना है, 20 और 32 का अंतर है 12। ठीक है, हमने दोनों फ्रैक्शन की जो पहले नंबर है उनका डिफरेंस ले लिया। अब इस 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 20 प्लस एक्स में, तो 8 इंटू 20 प्लस एक्स, और इस 12 का मल्टीप्लाई पहले फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में गुणा करते हैं, तो ये 12 इंटू 11 प्लस एक्स, और इनको बराबर रख देते हैं। ये शॉर्ट टेक्निक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने की। तो जिनको नहीं आता वो सीरियस हो जाना, इसको पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। अब आप इसको काटोगे, तो आप काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 3 11 33 प्लस 3x बराबर 40 प्लस 2x, x 2x 3x का अंतर कितना होगा x, और 40 33 का अंतर कितना होगा 7, x की वैल्यू आ गई 7। आंसर अभी नहीं आया, कहानी अब इसके बाद चालू हुई है। वो कहते हैं कि 6x - 6 और 11x+4 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसमें रेशियो के टर्म में से एक दो टर्म कम करके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शनल। तो आप 6x - x में 7 रखोगे, तो 7 6 42, 42 में से 6 गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 36 हो जाएगी। और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 7 77 और 4 81, ये वैल्यू कितनी हो गई, 81 हो गई। ठीक है, तो एक वैल्यू है 36 और एक वैल्यू हमारी 81, और हमें निकालना है 36 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो जो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता होगा, अंडर रूट ए बी, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का अंडर रूट। कैसे निकलता है मीन प्रोपोर्शनल, निकलता है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के न्यूमेरिकल फॉर्म से निकलता है। तो आप तो रट लेना, मीन प्रोपोर्शनल दो संख्याओं क्या होता है, उनके प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 9, तो आंसर आ गया 6 9 जा 54। तो आंसर इज ए ऑप्शन 54। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का 8वां क्वेश्चन था, और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केवल कांस्टेबल के लिए नहीं है, दिल्ली कांस्टेबल या एमपी कांस्टेबल के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट ये हर एग्जाम के लिए है। और मैं फिर बता रहा हूँ, सीजीएल का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। टेक्निक समझ लेना, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक आपको नहीं आती तो फिर आप इस क्वेश्चन में टाइम खराब करोगे, क्वेश्चन को आप खराब कर दोगे। चलिए ठीक, तो भाई बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये मानते हुए कि ज़्यादातर मुझसे वो लोग पढ़ रहे हैं जिनकी पहले प्रिपरेशन हो चुकी है, जो रिवीजन कर रहे हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप दोबारा इसको एक बार वीडियो को चला के देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर देना, आपके लिए फिर कुछ और व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। साथ ही कोई लॉजिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मैसेज करके बताइए, एक अलग से उस लॉजिक पर, उस कॉन्सेप्ट पर 5-6 क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो बढ़िया तरीके से ये क्लास चलने वाली है, मैं पूरी दम लगाऊंगा, आप भी पूरे मन से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है। तो इनकम का रेशियो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है। ए 400 और बी 100 रुपीज की सेविंग कर रहा है, तो आपको बताना है बी की इनकम क्या होगी। तो आपको बी की इनकम बताना है। तो देखो इस सवाल को कई तरीके से करते हैं, मैं आपको सबसे इजी अप्रोच बता रहा हूँ। सीधे सीधे आप लोग क्या, कि ए की इनकम का रेशियो 3:2, तो हम मान लेते हैं 3x और 2x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनकम 3:2 था, तो रेशियो हमने मान लिया 3x और 2x। देन सेविंग है 400 और 100 रुपीज, तो ए की इनकम में से उसकी 400 रुपए की सेविंग हटा दो, और बी की इनकम में से उसकी 100 रुपए की सेविंग को घटा दो। तो ये क्या हो गया, ए का एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो गया, बी का एक्सपेंडिचर। बात समझे कि नहीं समझे भाई, इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो एक्सपेंडिचर पता लगेगा ना, आय में से जो बचा रहे हो वो हटा दो तो आपका खर्चा पता लग जाएगा। तो ये खर्च का अनुपात, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है 1:2। ठीक, अब मैंने आपको फिर बोला, आज तीसरी बार बोल रहा हूं,
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक लाइन में कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो 3x में 6 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई करो 2x में 2 आ गया, तो 6 और 2 का अंतर कितना हो गया, 4x। ठीक है, अगर साइन सेम होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फिर डिफरेंस होता है, अपोजिट होते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहां भी साइन सेम है तो जोड़ना ही है ना। तो ये 400 इंटू 2 800 और 100, 800 100 का अंतर कितना हो गया 700। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की वैल्यू आ गई 700। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है बी की इनकम। बी की इनकम कितनी है 2x, 2x की वैल्यू निकालना है। तो आप खुद ही बताओ, जब 4x की वैल्यू 700 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 350 रुपीज। और ये हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक। अच्छा एग्जाम में क्या हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो जैसे ये क्वेश्चन आपने, हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, है ना, और हर क्वेश्चन हर सेट में रिपीट होता है। आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे 2023 में पता लगा 50 60 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो रेशियो के ही आपको 40 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज जो 14 15 हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में हर सेट में मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है पेपर आउट। पेपर आउट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको मिलने वाले हैं वैल्यू बदल के। अब पेपर आउट का मतलब ये मत सोचिए कि एकदम वही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं जो पेपर में आने वाला है, मुझे नहीं मालूम, अंतर्यामी में हूं नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि यही लॉजिक के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हमारा ऐसे ही है ना, 2 3 क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के लिए आज के सेट में, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसलिए 2 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसके। ए और बी की इनकम का रेशियो 1:4 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:5 है। यदि ए 500 रुपीज बचाता है और बी 35,000 रुपए बचाता है, तो ए की इनकम क्या होगी। सेम क्वेश्चन, पिछले जैसा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। तो आप क्या कीजिए, ए की इनकम दी है एक्स, तो बी की इनकम कितनी हो गई 4x। ए की सेविंग कितनी है 5,000, तो भाई सेविंग घटा दो इनकम में से, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और बी की सेविंग कितनी है 35,000, तो 35,000 घटा दो, तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ गया। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 2:4। सेम क्वेश्चन हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी करना बताया था, 5x और 8x का अंतर कितना हो गया 3x हो गया। 5x और 8x का अंतर कितना हो गया 3x हो गया। अच्छा ये कितना हो गया 25,000 और ये 70,000, है ना। तो आप देखो 70,000 और 25,000 का अंतर कितना हो गया 45,000। ये हुआ 25,000, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। और ये वैल्यू कितनी हुई 70,000, ये वैल्यू हो गई 70,000। साइन अपोजिट है तो ये क्या करेंगे भाई, सेम साइन होते हैं तो डिफरेंस, सेम साइन होते हैं तो डिफरेंस, और अलग अलग साइन है, एक प्लस एक माइनस है तो अंतर है, तो अंतर। तो यहाँ तो सेम साइन है तो डिफरेंस आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 45,000। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, हमको निकालना है कि ए की इनकम, ए की इनकम मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। 3x का मान 45,000, तो एक्स का मान कितना हो गया 15,000, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो हमारा 9वां और 10वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, पेपर में बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस सवाल के और भी कई तरीके होते हैं, मगर इससे ज़्यादा इजी अप्रोच कोई नहीं है। और आप आज की क्लास से देख ही रहे होगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जितना तेजी से करते हो उतना तेजी से आप आंसर ले आते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा। ये बीच की लाइन हमको नहीं लिखनी, डायरेक्ट हमको वैल्यू लिखनी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है 11वां, लगभग फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। इसके पहले के 2 क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ।
तो काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए क्या बोला है इसमें कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो दिया है 4:7। तो हम क्या लिखेंगे, 4x और 7x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 4:5। ठीक है। अब सी की बचत ना भाई ना, सी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए। सी कहाँ से आ गया, है ना। करेक्शन है। बी की इनकम ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। ठीक है। तो बी की जो सेविंग है, वो कह रहे हैं कि जो बी है ना, जो बी की सेविंग है, वो बी की सेविंग जो है, वो बी की इनकम, सॉरी, बी की इनकम जो है, मतलब बी की इनकम कितनी है, 7x। वो ए की सेविंग के 4 गुने के बराबर है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि बी की इनकम, जो बी है, बी की इनकम जो है वो ए की सेविंग के 4 गुने के बराबर है। इसका मतलब ए और बी की इनकम और सेविंग का रेशियो आ गया हमको, है ना। इसका मतलब ए और बी, चलो दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको। वो कह रहे हैं, देखो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है ये, और बचत का रेशियो दे रखा है 4:5। बचत का रेशियो दे रखा है इनका, ये सेविंग का रेशियो है, और ये इनकम का रेशियो है। ठीक है। अब क्या बोला कि बी की जो इनकम है वो ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। तो ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। तो आप इसमें सबसे पहले तो मुझे आंसर बताइए कि आंसर कितना आया, मैसेज करके बताइए। बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये बी, सी की जगह बी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम ना हुई हो, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बी होना चाहिए। चलो, तो आप देखो इस सवाल को कैसे करें। जो ए सबसे पहले इनकम की कहानी दी थी और एक सेविंग की कहानी दी थी, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इनकम कितनी होगी, 4x और 7x, और सेविंग कितनी होगी, 4y और 5y। ये ठीक है ना। दो वेरिएबल में ले जाते हैं सवाल को। अब कह रहे हैं कि बी की इनकम ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। तो बी की इनकम कितनी है भाई, ए और बी की कहानी चल रही है ये। तो बी की जो इनकम है यानी 7x है, वो ए की सेविंग के 4 गुने के बराबर है। तो ए की सेविंग कितनी है, 4y, और इसका 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 16:7 आ गया। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया। ठीक है। तो जो बी की इनकम है यानी कि 7x, वो ए की सेविंग यानी 4y के 4 टाइम्स के बराबर है। यहां से हमने एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया, ये आ गया आपका 16:4। अब हमें बताना क्या है इसमें, हमको बताना है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब एक्सपेंडिचर तो तब निकलेगा जब इनकम और सेविंग बताओ, क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो एक्स की वैल्यू 16 अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो 16 चौक 64, और एक्स की वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें 16, 7x में अगर हम ये पुट कर दें, तो आप देखिए कितना होगा, 112। ये हो जाएगा आपका 112। ठीक है। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 64, और बी की इनकम कितनी हो गई, 112। अब y की वैल्यू 7 अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 7 चौक 28 और 5 सत्ते 35। ठीक है। तो हमने ए की इनकम भी निकाल ली, ए की सेविंग भी निकाल ली, बी की इनकम निकाल ली, बी की सेविंग निकाल ली। अब हमें निकालना है इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम में से सेविंग घटा दो। तो भाई एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ए का कितना होगा, 64 में से 28 घटा दो, ये ए का एक्सपेंडिचर आ गया। और बी का निकालना है, तो बी की इनकम में से बी का सेविंग घटा दो। तो भाई कितना आ गया, 14 में से 8 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3, और ये 12 में से 5 गया तो 7, और 10 में से 3 गया तो 7। ये आ गया 36:77, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। तो थोड़ा सा लेवल इंप्रूव किया, एकदम बेसिक लेवल का सवाल नहीं था। इसके पहले जो क्वेश्चन आए वो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप हो गया आपका। ठीक है। चलिए,
तो ये था आज का हमारा 11वां क्वेश्चन। और धीरे धीरे आप देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चंस का लैंग्वेज बढ़ती जा रही है। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप बनाइए और बताइए क्या जवाब होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक टाइप ये है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम री इन्वेस्टमेंट और डी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ पैसा निकाल लें कुछ एक्स्ट्रा डाल दें, तो उस पैटर्न का ये क्वेश्चन है। सीन ये है कि दो दोस्तों ने 10:7 के अनुपात में एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मान लो ए ने लगाया 10 रुपये और बी ने लगाया 7 रुपये। 6 महीने के बाद पहले दोस्त ने अपना आधा जो इन्वेस्टमेंट था वो वापस ले लिया, है ना। मतलब 10 रुपये लगाए थे, तो पहले 6 महीने तक तो उसके 10 रुपये ही रहे व्यापार में। उसके बाद उसने 5 रुपये वापस ले लिए, तो व्यापार में इन्वेस्टमेंट 5 रुपये का हो गया उसका। ठीक है। और वर्ष के अंत में दूसरे दोस्त को 21,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, टोटल, है ना। पहले दोस्त का लाभ बताइए। तो देखो सीन ये है कि मान लो आपने 1 साल के लिए बैंक में पैसा जमा किया है ना। ए ने 10 रुपये और बी ने 7 रुपये। तो ए के जो 10 रुपये हैं ये 6 महीने तक रहे, लेकिन उसके बाद उसने 10 रुपये में से आधे रुपये निकाल लिए, तो 5 रुपये बचे, ये आगामी 6 के लिए रहे। तो ये कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो हो गया ये। ठीक है। और बी का जो 7 रुपया था ये पूरे 12 महीने के लिए रहा, क्योंकि इसने कुछ छेड़छाड़ की ही नहीं है। ठीक है। जो लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। तो जो मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे 1 साल के लिए, लेकिन मैंने 6 महीने, होता क्या है कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करके 1 मंथ की कैपिटल आता है। आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो प्रॉफिट को हम कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, बशर्ते हमारा टाइम इक्वल हो। सभी इन्वेस्टर्स का जो टाइम है इक्वल हो, तो कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट करके हम क्या करते हैं, टाइम को एक बराबर करते हैं, है ना। बेसिक क्लास में चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो 10 रुपये की राशि 6 महीने के लिए, तो 60, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 60 रुपये की राशि 1 महीने के लिए। पाँच, फिर हमने 10 रुपये में से आधी पूंजी निकाल ली, तो 5 रुपये बचे आगामी 6 महीने के लिए। तो 5 रुपये हम 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें या 30 रुपये 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, बात देखिए। तो 60 रुपये ये हो गए और 30 रुपये ये, तो कुल रुपये कितने हो गए, 90। या इसको हम बोल सकते हैं कि 90 रुपये की राशि हमने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट की। अच्छा, और बी की कहानी पढ़ोगे तो 12 सत्ते 84, और बी का हिसाब क्या बन रहा है कि उसने 84 रुपये 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो मैं व्यापार में 90 रुपये लगाता हूँ और उतने ही समय के लिए बी व्यापार में 84 रुपये लगाता है। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट का रेशियो। इस प्रॉफिट के रेशियो में हम जो हमारा प्रॉफिट है इसको बांट देंगे। तो भैया इसको काट कूट लीजिए अब, और 3 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, है ना। 15 छक्के 90, और 6 से काटोगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया हमारा 15:14। ठीक। अब हमको लाभ कितना प्राप्त हुआ, लाभ हमको प्राप्त हुआ 21,000 रुपये। लाभ हमें 21,000 रुपये प्राप्त हुआ, और जिसे हम बांटेंगे 15:84 के अनुपात में। ठीक है। इसमें भी कुछ वैल्यू का एरर है क्या, एक बार चेक कर लें। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में दूसरे दोस्त को 21,000 रुपये का लाभ हुआ। तो आप देखो दूसरे दोस्त का लाभ तो 14 रुपये का है। दूसरा देश दोस्त का लाभ कितना है, 14 रुपये का, और लाभ उसको कितना हुआ है, 21,000 रुपये का। तो आपको बताना है पहले दोस्त का लाभ होगा, मतलब 15,000 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है। तो आप देखो 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 से काटोगे 1500 गुना हो गया, ये कितना हो गया 15, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 3,000, और 3,000 में आधा करोगे तो 15,000 हो गया। तो इसको भी आप 15,000 गुना कर दो, 1500 होगा, सॉरी सॉरी 1500 होगा ना। 3,000 का आधा कितना होगा, 1500 होगा। चलो, ये 1500 होगा। तो ये 15 15 225, और
00। तो आंसर इज 22,500, यानी कि ए ऑप्शन आपका लास्ट राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। अब यहां से थोड़ा ये भी देखो आप कि जब रेशियो का हम पार्ट देखते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में, लास्ट ईयर का है, तो पार्टनरशिप से एक आधी क्वेश्चन मिला है, सारा का सारा बाकी पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन से आया है ना। तो फिर और जो आया है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा ऊट पटांग टफ क्वेश्चन नहीं है। तो पार्टनरशिप आप बेसिक लेवल पर एक इंट्रोडक्शन टाइप का जो होता है टॉपिक का, उतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, गड़बड़ करके आए थे। और इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। पिता ने अपने बड़े बेटे को 500 रुपये दिए। सबसे बड़े बेटे को कितने दिए? 500 रुपये। फिर उसने अपनी टोटल जो संपत्ति है, कुल संपत्ति का 1/10 पार्ट अपने दूसरे बेटे को दे दिया। अब कुल संपत्ति अगर 10 रुपये है, कुल संपत्ति 10 रुपये है, तो उसका 1/10 में से एक हिस्सा उसने किसको दे दिया? वो अपने दूसरे बेटे को दे दिया, है ना। 10 में से एक हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया। देखो जो हमारी कुल संपत्ति थी उसमें से 500 रुपये तो सबसे पहले बड़े बेटे को दे दिए। फिर कुल संपत्ति का 1/10, मतलब 10 अगर कुल संपत्ति है तो उसमें से एक बीच वाले को दे दिया। और तीसरे बेटे को जो राशि दी उसने, तीसरे बेटे को जो राशि दी है वो कितनी है? पहले और दूसरे बेटे के टोटल के बराबर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तीसरे को जो राशि मिली वो 500 रुपये। रुपए देखो, अब थोड़ा समझना, ये रुपए है और ये यूनिट में चल रहा है, और 1 यूनिट ये तीसरे बच्चे को दे दिया। और ये सारी राशियां किसके बराबर हैं? 10 रुपए के बराबर है, क्योंकि कुल संपत्ति हमको बोली गई है 10 रुपए की। क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और पेपर में बहुत गड़बड़ करके आए थे, है ना। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि भाई कुल संपत्ति का 1/10, तो यदि कुल संपत्ति 10 है तो उसमें से एक यूनिट किसको दिए? बीच वाले बेटे को। और 500 रुपये तो पहले ही वो दे चुका था बड़े को। अब सबसे छोटे को राशि दी गई है वो किसके बराबर है? बड़े बेटे और मझले बेटे को जो राशि दी है उनके टोटल के बराबर। और अच्छा, अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है व्यक्ति के पास कितनी धनराशि है, मतलब 10 की वैल्यू आपको बताना है, कुल धनराशि कितनी ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या होता है। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे, है ना, तो कुछ एग्जैक्ट राशि है, कुछ यूनिट्स में बात करें तो 500 और 500 रुपये, ठीक है, ये राशि और ये राशि बराबर है। तो 500 और 500 रुपये कितने हो गए? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और ये 2 यूनिट हो गई, 1000 रुपये और 2 यूनिट, ये कुल राशि है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 10 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट उधर जाएगा, तो फिर आप बोलोगे 8 यूनिट किसके बराबर हो गई? 1000 रुपये के बराबर हो गई। अच्छा, हमको तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो हमको यूनिट कितनी निकालनी है? 10 यूनिट की, क्योंकि कुल संपत्ति हमारी कितनी थी? 10 यूनिट थी। तो आप बताओ 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो, एक यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 अट्ठे 1000 होता है ना। तो आपको निकालना 10 यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1250 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और दुख की बात यह है कि पेपर में ये लोग बहुत गलती कर रहे थे, कई लोगों ने बहुत गलतियां कर दी इसमें। और गलती जल्दबाजी की वजह से होती है पेपर में। अगर हम शांति से धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन हमारा सही होता है। जहाँ जल्दबाजी प्रेशर में हमने काम करना चालू किया वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो, रेशियो प्रोपोर्शन के ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, है ना। सब तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, बीच के क्वेश्चन भी मिलेंगे और डिफिकल्ट भी मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न पर। 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, लेकिन इसका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको मजा आ जाएगा, है ना। वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है और कांस्टेबल में पूछा गया था। चलो ये देखते हैं। वो कह रहे हैं 3 पेन और 4 रबड़, 3 पेन और 4 रबड़, इसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो 18 रुपए। ठीक है। फिर कहते हैं कि 4 पेन
4 पेन और 3 रबड़, और 3 रबड़, इसकी जो कीमत है वो 17 रुपीज़ है। इसकी कीमत है 17 रुपीज़। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 14 पेन और 14 रबड़ की प्राइस क्या होगी। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है भैया, एसएससी में खूब पूछा जाता है और कांस्टेबल में भी पूछा गया है। एग्जाम नहीं है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बना सकता है इसके। तो देखो क्या करना है, इसका टोटल भी 7 है और इसका टोटल भी 7 है, तो आप कुछ मत करो, इसको जोड़ दो। तो ये हो गया 7P प्लस 7R बराबर 8 7 5 35 हो गया। तो ये P प्लस आर, एक पेन, और या एक काम करो, 14 की वैल्यु निकालनी है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 पेन और 14 जो रबर है वो कितने की हो जाएंगी? 70 रुपए की हो जाएंगी। सिंपल सा आंसर आ गया, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भैया, है ना? तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशंस की तरह, लीनियर इक्वेशन की तरह पी को एलिमिनेट करके इनकी वैल्यू बराबर करके फिर आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेशन में आर की वैल्यू रख के पी की वैल्यू निकालते हैं। ये सब झंझट नहीं करना, थोड़ा चतुर चालाकी से चलोगे तो फटाफट आंसर दे लोगे। क्योंकि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर टेक्निक्स कुछ ना कुछ मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की जुगाड़ इसमें मिल जाती है कि बहुत तेज़ी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ये तो ठीक था, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, वो खतरनाक सवाल है। क्योंकि उसके जब आप एक्सप्लेनेशन जाओगे और गूगल पर जाके देखोगे, एआई के थ्रू जो एक्सप्लेनेशन आते हैं, दिमाग हिल जाएगा उसमें। उसको कई बार तो कहेंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है बनना, फिर उसमें कुछ टेक्निक, कुछ जुगाड़ लगेगी और आंसर आएगा। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा जुगाड़ वाला ही आएगा आपके। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। और इस तरह के क्वेश्चन जब हम क्लास में करते हैं तो डिटेल करते हैं, काफ़ी तसल्ली से करते हैं। अब अभी लाइव क्लास में मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगा कि क्या टेक्निक है। बहुत डीप में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ले लेगा क्वेश्चन। देखो बोलते हैं कि 7 कमीज है हमारे पास, के लिख दिया मैंने, 10 जैकेट है, तो जे लिख देता हूँ जैकेट को। और पतलून यानी पैंट कितने हैं? 13, 13 पैंट हैं। और इनकी जो टोटल कीमत है वो दी है 25,000 रुपये। इनकी टोटल कीमत है 25,000 रुपये। फिर दिया है आपके 25 पतलून। ओके, पहले पैंट तो यहाँ लिख लेते हैं, 25 पतलून है। ठीक है, देन 17 कमीज है, 17 कमीज है। और जैकेट्स कितनी है? ये 21 जैकेट्स हैं, 21 जैकेट्स हैं। और इसकी कीमत दी है 41,000 रुपये, 41,000 रुपये। तो आपको बताना है एक कमीज, एक जैकेट और एक पतलून की टोटल कीमत क्या होगी। आपको बताना है एक कमीज, एक जैकेट और एक पतलून की कीमत क्या होगी। ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल नहीं है। डेरिवेशन इसका बहुत लंबा हो जाता है ना? और जब इतने लंबे डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो या तो आपको उसकी टेक्निक पता हो तो आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर टाइम ले लेता है। तो इस क्वेश्चन में भी साथियों टेक्निक है, और टेक्निक के पीछे लॉजिक भी है। अब क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकता मैं अभी, तो आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ भाई। यहाँ देखो 7 10 और 13 का अंतर 3 3 3 का है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो। 17 21 25 में 4 4 का अंतर है, 17 21 21 25 में, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक, और फिर इनको देखो जोड़ दो, है ना? अब आप देखना ये आया कहाँ से, तो इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो जो मेरी रूटीन प्रैक्टिस क्लास में चालू करने वाला हूँ, तो उस रूटीन प्रैक्टिस क्लास में इसकी कहानी को मैं डिस्कस करूंगा। आज अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा। तो इसमें आप देखो कितना आ गया, 7 चौक 28 प्लस 40 प्लस 52 बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 3 51 प्लस 21 3 63 प्लस 25 3 75 बराबर ये 3 एकम 3 3 चौक 12, है ना? और 000 हो जाएगा। अब आप इसको जब जोड़ोगे, है ना, इनका जोड़ या अंतर देखना, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 79 हो जाएगा, है ना?
और ये 3 हो जाएगा, ये 103। अब ये तो कट पिट नहीं रहे, तो आप क्या करो, इनका अंतर निकाल दो। आप इनका, ठीक है, तो 11 में से 8 गया, डिफरेंस निकालते हैं इसका ना। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23,000। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23,000। 15 में से 5 में से 2 गया तो 3, है ना, और 7 में से 5 गया तो 23 भी आ गया। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये जे होना चाहिए ना, ये जे होना चाहिए। ये 3 हो गया, और ये हो गया 2, ये भी 23 हो गया। 11 में से 8 गया तो ये भी 3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये भी 23 हो गया। 23 से सब में भाग जा रहा है, तो आप देखो के प्लस जे प्लस पी, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1,000, और यही हमें निकालना था। तो आंसर कितना हुआ, बी ऑप्शन। और अगर आप ये नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन गया। और यकीन मानिए, एग्जाम में मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे या तुक्का मार के आए थे, सॉल्व ही नहीं हुआ था लोगों से। अब ये 4 और ये 3 का क्या लॉजिक है, ये लॉजिक अभी इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा, टाइम खराब होगा, इसको थोड़ा सा बहुत लिखना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये रूटीन क्लास की चीज़ें होती हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच में इतना टाइम नहीं दे सकते। इसलिए फिलहाल याद रखिए, ऊपर की संख्याओं का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई नीचे होगा, और नीचे की जो संख्याओं का डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई ऊपर से होगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि इसका डिफरेंस अलग होगा तो क्या होगा, तो फिर वही बात है, रूटीन क्लास की बातें हैं, प्रैक्टिस क्लास में अभी नहीं करेंगे। हाँ, मेरी एक रूटीन क्लास भी मॉर्निंग आवर्स में चालू होगी, रेगुलर होगी, और उसमें मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाता जाऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के अगले 16 नंबर क्वेश्चंस पर। बड़ा छोटा सा प्यारा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 300 रुपये में कुछ किताबें खरीदी गई, है ना, आपने 300 रुपये लेके मार्केट गए थे, 300 रुपये में कुछ किताबें ले आए हो। उसी धनराशि से आपने 5 किताबें और खरीदी जा सकती थी, है ना। मान लो पहले आप एक्स किताब लाए, तो भाई अब आप एक्स प्लस 5 किताब और ला सकते थे इसी 300 रुपये में। ठीक है, तो पहले 300 रुपये में मान लो एक्स किताब ला रहे थे, तो अब 300 रुपये में एक्स प्लस 5 किताब, 5 किताब ज़्यादा लेके आ रहे हो। अब वो कहते हैं कि यदि प्रत्येक किताब का मूल्य 10 रुपये कम होता, यदि प्रत्येक किताब का मूल्य 10 रुपये, देखो सीधी बात है, आप पहले ज़्यादा मूल्य देके जा रहे थे, अब कम, तो इनका अंतर क्या है, 10 रुपये कम। तो पहले एक किताब का मूल्य होगा, बाद में एक किताब का मूल्य होगा, और इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा आपका 10 रुपये के बराबर। ठीक, तो खरीदी गई किताबों की संख्या क्या होगी, तो हमको एक्स की वैल्यू बताना है, हमको बताना है कि पहले हम कितनी किताबें खरीद रहे थे। भाई, इस तरह के सवालों में अगर आप सॉल्व करने जाते हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे। और मैं कहता हूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी बनती है तो ऑप्शन से जाना ठीक रहता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10, 20, 15, 18, इनको आप चूज कर लीजिए। सबसे इजी हमको पहले 10 नजर आ रहा है, तो हम 10 रख के देख लेते हैं, है ना। डिफरेंस इसका 10 आना चाहिए। तो 300/10 हम ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, और 300/10 5 15, तो ये कितना आ गया, ये 30 आ गया, और 15 दूनी 30, और ये अंतर 10 आ गया, और ये भी 10 है। इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। बात समझ में आई भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने बचने के लिए इसको सॉल्व नहीं किया, बल्कि बाई ऑप्शन हमने ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ क्या किया है, बाई ऑप्शन काम किया है। पेपर में सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, है ना, तो टाइम बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तो अच्छे बच्चे की तरह हम पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। अगर हम ऑप्शन से टाइम बचा सकते हैं तो फिर हम ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 16वां क्वेश्चन। और अब आते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन पे। कंफ्यूज किया, इस क्वेश्चन ने भी एग्जाम में बहुत कंफ्यूज किया था। देखते हैं आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते। वो कह रहे हैं अजय और विजय, दो बंदे हैं, अजय और विजय। अजय और विजय के पास कुछ कंचे हैं। ठीक है, अजय और विजय के पास कुछ कंचे हैं, और अजय ने विजय से कहा, अब क्या कहा वो देखिए। अब अजय ने विजय से कहा कि यदि आप मुझे एक्स कंचे दे दें, पहली बात। अब अजय विजय से कह रहा है कि भाई तू एक्स कंचे मेरे को दे दे, तो इसके कंचे एक्स कम हो जाएंगे और इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके यहाँ से जो एक्स कंचे इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब अजय पर कितने कंचे हो जाएंगे, इसका मतलब अजय पर कितने ए प्लस एक्स हो जाएंगे।
और विजय पर v माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं तो हम दोनों के पास समान संख्या में कंचे होंगे, और वो कह रहे हैं ये संख्या क्या है, बराबर है। बात समझ में आई? तो अजय विजय से कहता है भाई तू मेरे को एक्स कंचे दे दे, तो फिर हमारे पास दोनों पे कंचे बराबर हो जाएंगे। तो अजय पर ए पहले थे और बी विजय पर कंचे थे। एक्स इसने अजय को दे दिए, तो अजय पर ऊपर वो है ए प्लस एक्स, और विजय पर कितने हो गए, वी माइनस एक्स, है ना। एक इमेजिनेशन आप दिमाग में बना के चलिए। तो ये पहली बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात, अब विजय ने अजय से कहा, पहले अजय विजय से कह रहा था और अब कौन बोल रहा है, विजय अजय से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, विजय ने अजय से कहा यदि आप मुझे 2 गुने कंचे देंगे तो मेरे पास आपकी तुलना में 30 कंचे अधिक होंगे। तो भाई वो विजय कह रहा है कि आप मेरे वो कह रहा है कि आप मेरे को 2 गुने कंचे दे दो। तो जो अजय 2 गुने कंचे, पहले जितने कंचे थे उससे डबल कंचे इसको दे दे, तो ये स्थिति बन गई। ठीक है, अब आप ये देखो तो स्थिति क्या बनेगी, भाई स्थिति ये बनेगी, तो उस कंडीशन में आपकी तुलना में 30 कंचे मुझे, तब विजय कह रहा है कि अजय से कि तुम 30 कंचे मेरे पे ज्यादा हो जाएंगे, तुमसे 30 कंचे मेरे पे ज्यादा हो जाएंगे। तो भैया यहां पर अजय पे ए प्लस एक्स कंचे तो पहले से थे। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 2x कंचे निकाल के किसको दे दिए, विजय को दे दिए। ठीक है, अभी कौन बोला था, विजय बोला था। अच्छा, हमको विजय के एंगल से सोचना है इसमें। ठीक है, मैं अजय के एंगल से सोच रहा था। तब विजय ने अजय से कहा यदि आप मुझे 2 गुने कंचे देंगे, है ना, तो विजय कह रहा है कि आप मुझे 2 गुने कंचे दोगे। तो भाई अजय अपने पास से 2 गुने कंचे इसको दे देता है, तो मेरे पास आपकी तुलना में 30 कंचे अधिक होंगे। ठीक है, तो देखो भैया ऐसा है कि अजय पर अब कितने कंचे होंगे, अजय पर अब 2x कंचे कम कर दिए आपने। ठीक है, तो विजय पर कितने हो जाएंगे, विजय पर हो जाएंगे v+2x हो जाएंगे। और इस कंडीशन पे विजय पर जो कंचे हैं वो अजय के कंचे से 30 ज्यादा हैं। इसका मतलब अजय के कंचों में 30 जोड़ दोगे तो विजय के कंचों के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अजय ने इस बार 2x कंचे दे दिए विजय को, तो अजय पर कितने हो गए a-2x, और विजय पर कितने हो गए v+2x। और इस कंडीशन पे विजय पर जो कंचे हैं वो अजय से 30 ज्यादा हैं, तो अजय के कंचे में 30 जोड़ देंगे तो विजय के कंचों के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, यदि हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो a की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू रख सकते हैं v-2x, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया v-2x, a की वैल्यू -2x +30 बराबर v+2x। ये होगा कि नहीं होगा, a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रख दी। अब आप ये देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, 2x 4x, और उधर जाके 6x हो जाएगा। तो 6x = 30, तो x कितना हो गया, 5, x की वैल्यू, और यही हमको निकालना था। तो आंसर कितना हुआ, बी ऑप्शन हुआ। इस क्वेश्चन ने भी एग्जाम में लोगों को हिलाया था, परेशान किया था, क्योंकि लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली थी। बहुत ध्यान से पढ़ा तब जाके ये क्वेश्चन आसानी से बना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी इस क्लास का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको ये अंदाजा लगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा आपको उन क्वेश्चंस को कैसे टेकल करना है, ठीक, कैसे किस लॉजिक से बनाना है। चलिए बढ़ते हैं फिर आज के अगले और 18वें क्वेश्चन पर, और ये आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, ये क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है वो देखो, एलिस और एलेक्स, ठीक है, एलेक्स और एलेक्स के पास कुछ पैसे हैं। यदि एलिस के पास 4 रुपए अधिक हों और एलेक्स के पास 15 रुपए कम हों, तो उनकी राशि का अनुपात 3:5 होगा। अब कहते हैं यदि एलेक्स के पास 10 रुपए कम हो और एलेक्स के पास 5 रुपए ज़्यादा हो, कंडीशन बदल दें, तो उनकी राशि का अनुपात 4:11 होगा। तो आपको बताना है शुरुआत में एलिस और एलेक्स की राशि का
क्या अनुपात होगा। आपको बताना है कि शुरुआत में एलेक्स और इनकी राशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो आप कंडीशन को समझो। मान लो एलिस के पास एक्स रुपए हैं और एलेक्स के पास वाई रुपए हैं, ये मान लो आप। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को हम पिक्चराइज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि एलिस के पास 4 रुपए अधिक कर दें हम, 4 रुपए बढ़ा दिए एलिस के, और एलेक्स के 15 रुपए कम कर दिए, तो 15 रुपए कम कर दिए एलेक्स के। तो अब ये अनुपात हो जाता है 3:5। एक कंडीशन तो ये डाल दी। ठीक है, दूसरी कंडीशन डाल दी, यदि एलिस के पास 10 रुपए कम हो, भाई एक्स और वाई थे, तो एलिस के पास 10 रुपए कम कर दिए और एलेक्स के पास 5 रुपए बढ़ा दें, 5 रुपए बढ़ा दिए, तो ये अनुपात हो जाता है 4:11। ये अनुपात हो जाता है 4:11। अब आपको बताना है शुरुआत में एलिस और एलेक्स के पास राशि का अनुपात क्या है, मतलब एक्स अनुपात वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ ज्यादा तामझाम इसमें लगता नजर आ नहीं रहा है ना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल जरूर है, और वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो तो लगेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5x और 3y, है ना, 5x और 3y। और आप देखो, और डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस होगा, तो 5x को उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 3y है, तो आप लिखोगे -5x प्लस 3y बराबर। बात समझ में आई आपकी, है ना। y तो उधर चला गया, और 5x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे भी मैंने बताया था कि साइन अगर सेम है तो डिफरेंस होता है। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, और ये हो गया 5 चौक 20 और 15 3 45, साइन अपोजिट है तो जोड़ दोगे, और 20 45 कितना हो गया, 65 हो गया आपका। ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये 11x 4y, ये कितना हो गया, 11x और 4y, 11x 4y, 4y को इधर ले आओ तो 11x माइनस 4y। आप चाहते तो x को इधर भी ले आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन जहां होता है ना उसको पहले लिया जाता है, याद रखना। माइनस का साइन यहाँ पर है तो हमने पहले ले लेना है उसको, है ना, उसको फिक्स करके चलना है। यहाँ पर माइनस का साइन ऊपर है तो 11x को फिक्स कर दिया, और 4y हमारा घटा देंगे, बराबर कितना हुआ, ये हुआ 110 और ये हुआ 20, और 110 20 का टोटल कितना हुआ, 130। साइन अपोजिट है तो जोड़ देते हैं। महाराज क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। आप देखना, मैं जितने भी 20-25 क्लास आपके लेने वाला हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आता है, और ये टाइम बचाने वाला तरीका है अगर आप तेजी से पकड़ लेते हैं, है ना। तो ध्यान देते जाइए, जहां पर आपको थोड़ा फास्ट लगूं मैं, वहां वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन देखो, ये 130 है और ये 65 है, इसमें 2 का गुणा करें तो ये भी 130 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये तो है ही इतना। तो अब आप देखो कि 130 होने की वजह से इनको बराबर रख सकते हैं, कितना हो गया, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर 11x माइनस का 4y। 10x को उधर ले जाओगे तो भैया कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और 4 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान कितना आ गया, 10:21, और यही हमको निकालना था, एलिस और एक्सेल एलेक्स की इनकम, पैसे का अनुपात। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो। ठीक, तो आज हमारी ये पहली प्रैक्टिस क्लास थी, रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन रिकॉर्डेड ही डालूंगा, और उसके बाद ये क्लास नाइट में रेगुलर हुआ करेगी, रोज होगी। कब तक होगी, जब तक आपका एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तब तक ये होगी, है ना। कांस्टेबल को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, ये नियमित चलेगी, रात में चलेगी। इसके अलावा प्लान में ये है कि एक प्रैक्टिस बैच मॉर्निंग में भी होगा, वो रूटीन प्रैक्टिस बैच होगा, सीजीएल को टारगेट करते हुए, सीजीएल के स्तर के क्वेश्चन होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए होगा। तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को एक बार और देख लेना। ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और यही पैटर्न बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ पेपर आउट। तो एक तरह से पेपर आउट ही है, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी, बाकी कहानी यही होने वाली है। तो
रोज़ नियमित मेरे साथ रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए जिससे आप भी लाभ लें और आपके दोस्त लोग भी लाभ लें। नमस्कार।